तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार के लिए अमरूद के नए बागों का प्रबंधन, बरसीम चारे में लगने वाले ब्लाइट रोग का नियंत्रण, चूहों से फसलों और भंडार गृह में नुकसान और समन्वित प्रबंधन। फल बागों से होने वाले लाभ को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान इस तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इसी के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं अमरूद की। हमारे जिन किसानों ने फरवरी माह में सघन बागवानी विधि से अमरूद के पौधों का रोपण किया था, उनको इन पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए कुछ प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी होगा। तो अमरूद के नवरोपित बागों का प्रबंधन किस तरह से करना है, इस बारे में अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं ग्राम कुशलगढ़, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान खुशहाल चंद्र पाटीदार। हमने अभी ये जो जाम जो लगाए हैं करीबन 12 बीघा में हमने 3300 पौधे लगाए हैं। उसके साथ साथ में जैसे अब लगाने की जो बात करेंगे अपन, तो इसमें कतार से कतार की एक 12 फीट की एक सीमित दूरी रखें। उसके साथ में पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखना है। चुपाई के बाद में विशेष कर ध्यान यह रखना है अपन को पानी देने का। पानी जैसे सुबह शाम देना है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। हमने भी अभी लगाया पौधा फरवरी में, तो गर्मी के मौसम में जैसे पानी सुबह शाम देना जरूरी है, क्योंकि दिन में तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसमें अपन जो पानी छोड़ेंगे तो ड्रिप की वजह से पानी थोड़ा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो उससे पौधे मुरझाने की भी समस्या थोड़ी रहती है। उसके साथ साथ में अपन जब पौधा हमारा चालू हो गया है, इसने थोड़ी ग्रोथ भी करना शुरू कर दी। ये जब ग्राफ्टिंग पौधे हैं ये, तो इसमें विशेष करके ध्यान ये रखना है कि ग्राफ्टिंग करने के बाद में जो नीचे का जो हिस्सा है उसमें कहीं कहीं बहुत सारी फूटन निकलती है हर एक पौधे से। तो उस फूटन को अपन हर में तीसरे दिन आप थोड़ा ध्यान दें और घूमते रहें, देखें पौधे को कि उसमें से तोड़ना है, ताकि वो ग्रोथ रुक जाए और ऊपर जो ग्राफ्टेड किया हुआ है, ऊपर का जो तना है वो थोड़ा एकदम बढ़वार करके, और उसी से अपन को फल मिलेगा। नीचे का जो है हिस्सा वो अपने काम का नहीं। उसके साथ साथ में हमने जो ये कतार की जो दूरी रखी है 12 फीट, इसमें अपन करीब 1 साल 1.5 साल तक अपन इसमें से कुछ और भी अपने जो मुख्य फसल है, बारिश की है, सर्दी की है, ये अपन 1 या 2 साल तक अपन इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ नीलगाय का बहुत प्रकोप है, इसलिए हमने इस जाली को लगाया है उसमें, ताकि अपने पौधे सुरक्षित रहे और कहीं नीलगाय या और अन्य किसी पशु से अपन में पौधे को कोई नुकसान न हो। उसके साथ में जैसे हर दिन अब गर्मी बढ़ती जा रही है, तो विशेष कर अपन को इसमें पानी देने के ऊपर बहुत ध्यान देना है, ताकि कहीं पे भी अपना पौधा ना मुरझाए, और शाम सुबह ही पानी दे, और हर एक तीसरे दिन आप इसमें घूमते रहें, ताकि अपना पौधे को तंदुरुस्त देखे, और जो भी इसमें समस्या हो, उसका जो भी फूटन हो रही है, कहीं फूल निकल रहा है, उसको तोड़ते रहे, ताकि अपना पौधा तंदुरुस्त रहे। इसके अलावा और कौन से कार्यों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से।
क्योंकि आजकल हम जितने भी पौधे लगाते हैं वो कलमी पौधे होते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग वाले पौधे होते हैं, तो उसमें जो कलम वाला हिस्सा होता है उसके नीचे से उसमें जड़ वाले भाग से जो भी शाखाएं निकलती हैं उनको समय समय पर निकालते रहें। अन्यथा क्या होगा कि जो हमारा मुख्य पौधा है, जो हमारा कलमी पौधा है, उसकी वृद्धि प्रभावित होती है और उससे उत्पादन मिलने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ना लगा है तो आप इसमें पौधों के चारों तरफ अच्छी प्रकार से थाले बना लें। थाले बनाने के बाद में मल्चिंग करना बहुत ही आवश्यक होती है। मल्चिंग जिसे कि हम पलवार भी बोलते हैं। किसान भाइयों, दो विधि से इसमें पलवार या मल्चिंग की जा सकती है। एक तो हम धान की पुआल या सूखे हुए हमारे जो पत्ते होते हैं उनसे हम इसमें मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि तेज धूप से जो पानी जो हमने थाले में दिया हुआ है या जो नमी जमीन में है वो भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ेगी। दूसरा इसका फायदा जो होगा कि जो हमने पानी दिया है इससे पौधे के थाले में खरपतवार नहीं निकलेंगे। तो एक विधि तो जो है वो प्राकृतिक मल्च जो है जो धान की पुआल से या पत्तों से की जा सकती है। दूसरा आजकल प्लास्टिक की मल्चिंग विधि बहुत अच्छी विधि है। इसमें काली जो प्लास्टिक होती है 100 माइक्रोन की 100 माइक्रोन की प्लास्टिक से भी मल्चिंग की जा सकती है और 1 साल तक इस प्रकार की प्लास्टिक मल्चिंग काम देती है और इसमें लगभग 20 से 25 रुपए एक पौधे में खर्चा आता है। तो किसान भाइयों, आप प्लास्टिक मल्चिंग विधि का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ने नया बगीचा लगाया है तो उसमें ध्यान रखें कि इसमें शुरुआती अवस्था में फूल ना लें, कम से कम 1 साल तक उसमें फूल ना लें और फूल जो आ रहे हैं उनको आप निकालते रहें। जब आपका पौधा 1 से 2 साल पुराना हो जाए जब उसमें आप फूल लगने दें। इसके बाद इसमें बात आती है इसकी कटाई छटाई की। तो ये मौसम जो होता है पौधों को सही आकार देने का होता है। आप ध्यान रखें कि जब पौधा हमारा 1 या 2 साल का होता है पौधा, तो यही समय होता है कि जब हम पौधे को सही आकार देते हैं। पौधे को आकार देने का मतलब होता है कि पौधे में जो 1 मीटर तक का जो होता है, नीचे से 1 मीटर तक, इसमें पौधे में सिर्फ एक ही तना होना चाहिए। इसके बाद इसमें चारों तरफ 3 से लेकर 4 शाखाएं हम चारों तरफ रखते हैं, जिससे चारों तरफ फैलाव में पौधे की वृद्धि होती है, जिससे पौधे की जो कैनोपी है और पौधों का जो घेराव है वो अच्छा बने, जिससे इसमें चारों दिशाओं में शाखाएं अच्छी निकलें और इसमें फूल एवं फल अच्छा आए। इस प्रकार से अगर आप अमरूद के पौधों का देखभाल करते हैं तो आने वाले समय में 2 से 3 साल की अवस्था में जब आपका पौधा या बगीचा जाएगा तो उससे आप एक एक पौधे से अच्छा उत्पादन लेकर आप अपने बगीचे से अच्छा फलन लेकर, अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, हरियाणा राज्य खेती के साथ साथ दूध उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के किसान अच्छी नस्ल के पशु रखकर अधिक दूध हासिल करते हैं। लेकिन अधिक दूध लेने के लिए इस समय हरे चारे में बरसीम को खिलाते हैं। पर अब की बार किसान बरसीम अपने पशु को देने में असमर्थ है, क्योंकि बरसीम की फसल में बहुत जगह बिलाइट बीमारी लगने से फसल सूखने लगी है और इसमें किसान बहुत परेशान है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए क्या करें, इसकी जानकारी लेते हैं कुरुक्षेत्र के कृषि अधिकारी डॉक्टर पधुमन भटनागर से। पुराने समय से किसान यही कहते आ रहे हैं कि अगर हमको अपने पशु से ज्यादा और पौष्टिक दूध लेना है तो हमको उनको हरा चारा देना चाहिए। पर अगर किसान के खेत में अच्छा खासा खड़ा हरा चारा एकदम से सूखने लगे और उसके पास लगभग 15 दूध देने वाले पशु हों, तो वो अपने पशुओं को खाने में क्या देगा। ये वाक्य है कुरुक्षेत्र के किसान केहर सिंह का। जी हाँ, किसान केहर सिंह अपनी खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं, जिससे वो अपनी जीविका अच्छी तरह से चला रहे थे। किसान का कहना है कि उसने हरा चारा अक्टूबर में अपने खेत में बोया था, अच्छा उगाव भी किया था। जब ये काटने के योग्य हुआ तो इसकी सिर्फ पहली काट ही किसान ने काटी। उसकी तुरंत बाद बीमारी ने हरे चारे को अपने प्रकोप में ले लिया। ये बस हमने अक्टूबर में सही टाइम पे बोया था, तो इसमें फिर जब काटने के लायक हुए तो हम काटने लग गए। ये आधा खेत भी कटा नहीं था, तो इसमें ऐसे ये बीमारी आई और ये दोबारा हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। सलाह तो लेने जो मैंने भाई ये दवाई भी डाली, इसमें जो भी कहते थे ब्लाइट थी, सल्फर भी डाल लिया मैंने, इससे फिर कोई भी फायदा नहीं है इसमें। बस वैसे ये मोल ले रहे, कोई सूखा थोड़ा ही यही चल रहा है पराली वो, और कोई था ही नहीं भी साधन। ये तो मई जून तक भी चलती है, तो ये 60 बरसों थी। जब इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर से बात की गई,
तो उन्होंने बताया कि बरसीम सूखने की बीमारी अक्सर आ जाती है। मैं डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस केंद्र में रहते हुए हम जो कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं हैं जो जमींदार हमारे पास लाते हैं या हम जो खेत पे जाके देखते हैं उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि किसानों को खेती में पूरी तरह से पूरा अच्छा मुनाफा हो और उनकी जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र पिछले कई वर्षों से कार्यरत है और प्रयत्नशील है। सर, जो बरसी में हरा चारा है उसमें सूखने से की बीमारी आई है कुछ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बरसीम में कई बार ये समस्या आ जाती है और कई बार तो जैसे पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है उसकी वजह से भी आ जाती है और कई बार जो ज़मीन में कुछ ऐसी फफूंद हैं जो बीमारी कर देती हैं। तो इसके बचाव के लिए तो ये है कि एक बाविस्टीन नामक दवा आती है जो कि हम धान वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, गेहूं में भी बीज उपचार के लिए करते हैं। तो इस दवा से बाविस्टीन दवा 1 ग्राम दवा को अगर हम 1 लीटर पानी में मिला के इस हिसाब से फसल पे छिड़काव करें तो इस बीमारी को कम किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने 100 लीटर पानी लगाना है फसल में तो 100 ग्राम दवा बाविस्टीन आपको लेनी पड़ेगी और उसका छिड़काव आपने करना है। दूसरी बात यह है कि पानी ज़्यादा कहीं खड़ा ना हो। अगर कहीं पानी खड़ा है तो उसको निकालते रहें, फसल में हल्का पानी लगाएं। साथ ही कई बार ये समस्या भी आ जाती है कि जो फसल की है वो बढ़वार कम हो जाती है, कटाई कम देती है, तो उसके लिए भी जो है यूरिया और जिंक का स्प्रे है उसकी सिफारिश करी जाती है। और जैसे अगर हम 100 लीटर पानी में अगर घोल बनाएं तो 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक सल्फेट, इन दोनों को मिला के हम उतने एरिया में छिड़काव कर देते हैं, चाहे एक कनाल में या 2 में होता है। तो फसल को अच्छी तरह से तर कर देना है। और यहाँ थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जो जिंक सल्फेट मैं बता रहा हूँ ये 21% वाला है जो कि 10 किलो की थैली में मिलता है। उस थैली में से आपने सिर्फ आधा किलो जिंक लेना है और 2.5 किलो यूरिया और 100 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करना है। और ये ही यूरिया का जिंक का छिड़काव आप 7 से 10 दिन के बाद दोबारा भी कर सकते हैं फसल के ऊपर। तो इन 2 चीज़ों से मैं समझता हूँ कि जो बरसीम की समस्या है ये दूर करी जा सकती है। सर, इसमें पानी कितने दिन बाद देना चाहिए जो जैसे बीमारी आई है, सूखापन सा आया हुआ है? देखिए, पानी का तो दिन क्या बताने तो ठीक नहीं रहेंगे क्योंकि अलग अलग उस पर निर्भर करता है कैसी ज़मीन है, किस तरह की मिट्टी है। और जैसे अभी तो बारिश आई हुई है तो एक बार तो ज़रा नमी को पूरी तरह से निकलने दें, खेत को थोड़ा हल्का सा जो है बत्तर में आने दें, उसके बाद ही सिंचाई का टाइम। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसलों में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं और इन्हीं समस्याओं में चूहों का प्रकोप भी फसलों और भंडार गृहों में मुख्य रूप से देखा जाता है। यदि समय रहते किसानों द्वारा चूहों का नियंत्रण नहीं किया गया तो इनके द्वारा फसलों और भंडार गृहों में भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो किस प्रकार से करें चूहों का समन्वित नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BS राठौर। आज आपको चूहे जो कि अपने खेती में बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में जानकारी तथा उनके नियंत्रण के बारे में विभिन्न सुझाव बताऊंगा। चूहे किसान भाइयों, जैसे गेहूं की अभी अपनी फसल पक के तैयार है, सरसों की फसल पक के तैयार है, तो वैसे बड़ा नुकसान जो होता है वो कई जैसे फसलों में नुकसान होता है, खरपतवार से नुकसान होता है, फिर अपने
जो रोग बीमारियों से नुकसान होता है, और किसान भाई उनके बड़ा नियंत्रण करने के लिए दवाइयाँ इत्यादि छिड़कते हैं। लेकिन कुछ नुकसान ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो बहुत ही नुकसान, खेतों में भी उससे नुकसान होता है और बाद में खेत में कटाई होने के बाद में भंडारण में भी उससे नुकसान होता है। और उनमें से एक प्रमुख है चूहा। चूहा वैसे अपनी मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ ऐसा जीव है जो कि मानव के इर्द गिर्द बहुत रहता है। विशेषकर जब से खेती का प्रचलन चला तभी से चूहा मानव सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है और एक बहुत ही प्रमुख पेस्ट यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला जीव रहा है। खेतों के अंदर किसान भाई देखते होंगे जब पानी देते हैं तो छोटे छोटे बिल बना देते हैं, जैसे एक क्यारी से दूसरी क्यारी में कहाँ जा रहा है पता तक नहीं चलता। और उससे क्या होता है, चूहा पेड़ों की जड़ें काट देता है, जिससे कई पौधे मर जाते हैं, उससे उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारे किसान भाई जैसे तैसे विभिन्न कीटों से अपनी फसल को बचाकर उससे अच्छी उपज प्राप्त करके उसे भंडारण गृह में एकत्रित करते हैं। लेकिन चूहे उनके अनाज के बोरों में छेद करके अनाज की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, जिससे किसानों को उसका उचित बाजार भाव नहीं मिल पाता है। तो हमारे किसान भाई कैसे करें इन चूहों का नियंत्रण? चूहा एक बहुत ही समझदार जानवर है। आप उसको डायरेक्ट सीधे दवा देना चाहोगे तो वो कभी दवाई खाएगा ही नहीं, इसलिए उसको पहले लालच देना पड़ता है। तो किसान भाइयों, उसके लिए जो चुग्गा बोलते हैं वो चुग्गा तैयार करना पड़ता है। चुग्गा बनाने के लिए कुछ नहीं, जो अपने साधारण आटा होता है उस आटे में थोड़ा तेल मिला लो, थोड़ा गुड़ मिला लो और थोड़ा उसमें पानी मिला के लकड़ी से लाके एक ऐसा उसका एक बेड गोलियां, जैसे अपना हलवा बनता है ना, वैसे हलवा जैसा ही वो बन जाएगा। उस हलवे को आप थोड़ा गाढ़ा रखेंगे और उस गाढ़े को आप छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। 2-3 दिन उस चूहे को वो चुग्गा अपन बना के, और जहाँ पे आपको चूहे के बिल दिखाई दे रहे हैं उन बिलों के अंदर वो चुग्गा आप रख दो। धीरे धीरे वो चूहा उसको खाने के लालच में आएगा, 2-3 दिन उसको खाता रहेगा। फिर क्या करो, 47 भाग आटा, 1 भाग दवा, 2 भाग उसमें तेल और बाकी उसको एक पतली लकड़ी से पानी की सहायता से ऐसा मिश्रण करके वो चुग्गा बना, उस चुग्गे को आप फिर से गोलियां बना के एक दिन वो दवाइयाँ उसको बिल के अंदर रख दो और बिल को अंदर से या बाहर से बंद कर दो। तो चूहा क्या करेगा, उसको खाएगा और अंदर ही उसके बिल के अंदर ही मर जाएगा, ताकि बाद में बदबू या संक्रमण फैलने के भी संभावनाएं नहीं रहे। ये चूहे को कंट्रोल करने का आसान तरीका है। रासायनिक नियंत्रण के अलावा किसान भाई पिंजरों का उपयोग करके भी इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आप पिंजरे द्वारा चूहों का नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। चूहे का जो पिंजरा होता है उसमें जैसे रोटी लगा दी, फिर चूहा आएगा और उसमें फंस जाता है, फिर हम अपने घर से इत्यादि से बहुत दूर जाके उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो ये चूहा समझदार है, तो समझदार को नियंत्रण करने के लिए थोड़ा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। साथ ही किसान भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी मृदा जो जमीन है उसका प्रबंधन करने के लिए सभी प्रकार के जो जीव हैं उस पर भूमि पे ही वो निर्वाहित होते हैं, तो उनका नियंत्रण इतना ही करें कि वो आपकी फसल में नुकसान ना पहुंचाए। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जहाँ तक अगर एक हफ्ते की बात की जाएगी तो मौसम परिवर्तनशील रहेगा कि अगले 2 दिन तक जो है मौसम साफ रहेगा। उसके बाद जो है मौसम 24, 25, 26 को आसमान में बादल आ सकते हैं और कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बूंदाबांदी भी हो सकती है। जहाँ तक मौसम के परिवर्तन के बाद फसलों पे है, जहाँ जहाँ थोड़ी सी तेज़ बारिश या हवा चली है और कई जगह पिछले से पिछले हफ्ते जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें मोस्टली फसलों को जो है नुकसान ही नुकसान हुआ, फ़ायदा किसी फसल को नहीं हुआ।
सरसों की बात करें कि सरसों ऑलमोस्ट तैयार खड़ी है और कुछ किसान भाइयों ने तो जो अपनी फसल काट भी ली है और वो थ्रेशिंग के नज़दीक भी पहुंच चुके हैं। तो उसके बारिश से जो है लान गीला होने से जो है उसको थ्रेशिंग करने में प्रॉब्लम आएगी और 2-3 दिन धूप लगानी पड़ेगी। और कई जगह जहां ओले पड़े हैं उससे जो सरसों की जो वो है फली है वो उस पर भी नुकसान हुआ है। और गेहूँ की फसल में जो है कई जगह जहाँ पानी किसानों ने लगा हुआ था वहाँ जो फसल जो है थोड़ी गिर गई है। और जहाँ कई जगह कुछ इलाकों में हमें देखा है कि ओले ज़्यादा आए हैं तो वहाँ जो है फसलों को जो है बाल जो आई हुई थी उस पर भी उसका नुकसान है। जहाँ तक बीमारी की बात है ऑलमोस्ट जो है अब बात करें सरसों की तो कटाई की तरफ है। गेहूँ में भी ऑलमोस्ट जो है फसल जो है तैयार की तरफ बढ़ रही है, जब उसमें भी कोई बीमारी। लेकिन एक चना है, चने में जो है सुंडी इन दिनों में आ जाती है इस मौसम में, तो सुंडी का हमें लग रहा है कि प्रकोप हो सकता है। नहीं, गेहूं की फसल तो वैसे तो फिलहाल बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है, लेकिन जिस इलाके में जहां ओले पड़े हैं या जहां बारिश के और तेज़ हवाओं के साथ जो गिर गई है उसमें नुकसान है। वैसे बीमारी और उसका कोई ऐसा प्रकोप पड़ी इस बार हमें देखने को नहीं आ रहा। जहाँ तक बागवानी की बात है, बागवानी में जहाँ इस मौसम में जो है तेज़ हवाओं और बारिश से जिस तरह आम में फूल आए हुए हैं तो वो झड़ गया है। और कई जगह जो बेर में जो लेट सोन में बेर वैरायटी हैं उसमें भी थोड़े से बेर नीचे गिर गए हैं। और सब्जी जहाँ तक है, सब्जी में बेल वाली फसलें अभी लगाई जा रही हैं। जहाँ ओले पड़े हैं वहाँ उसमें बेल वाली फसलों में नुकसान है, लेकिन बारिश का बेल वाली फसलों में कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बासी, जिला सोलन के कृषक रंजन कुमार ने। यह वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रंजन कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। केंचुआ खाद बनाने के लिए सबसे पहले तो पशुओं का होना जरूरी है। इस कम से कम 5-7 पशु तो होने ही चाहिए। उसके बाद आपके पास शेड होना चाहिए। शेड जो है, शेड की लंबाई 30 फुट और चौड़ाई 12 से 15 फुट के आसपास होनी चाहिए। इसके अंदर 4 पिट बने हुए हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने में पिट के आकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन किसान भाई ने 12 फुट लंबी, 3 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी पिट बनाई है। किसान भाइयों, साथ ही पिट का निर्माण करते समय उसमें अतिरिक्त जल निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पिट में जल भराव की स्थिति नहीं बनती है। इसमें गोबर डालने के लिए पहले जो है ताज़ा गोबर 5-7 दिन के लिए इकट्ठा करके किनारे में रखा जाता है। 5-7 दिन बाद उससे वहाँ से उठा के केंचुआ इसमें डाला जाता है, पिट में डाला जाता है। उसके साथ ही इसमें केंचुए छोड़े जाते हैं। अगर केंचुओं की बात की जाए तो केंचुए मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो केंचुए ऐसे होते हैं जो जमीन में सुरंग बनाकर 2 मीटर तक जमीन में जा सकते हैं और वह 90% मिट्टी और 10% कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। दूसरे केंचुए ऐसे होते हैं जो सतह पर चलते हैं। वो 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% मिट्टी को खाते हैं। वैसे तो केंचुए की कई प्रजातियां हैं, लेकिन वर्मी खाद बनाने के लिए मुख्यतः 2 से 3 प्रजातियों जैसे एसिना फेटिडा और यूड्रिलस यूजनी का प्रयोग किया जाता है। एक पिट में 5 किलो के करीब केंचुए डालने होते हैं शुरू में, और गोबर जो है इसमें कम से कम कोई 40-50 क्विंटल के आसपास चाहिए एक पिट में। उसके बाद
है, इसमें थोड़ा सैलाब, इसमें गोबर में सैलाब भी होना जरूरी चाहिए। बहुत ज़्यादा सैलाब भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए, सूखा भी नहीं होना चाहिए। अगर वर्मी खाद बनाने में नमी की बात की जाए तो किसान भाइयों को वर्मी खाद बनाते समय इसका मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केंचुआ नमी को बहुत पसंद करता है। यदि आपने नमी की इसमें कमी रखी तो आपको केंचुआ खाद का कम उत्पादन मिलेगा। इस केंचुए के लिए सैलाब जो है बहुत ज़रूरी है। ये काम अपने आप करते रहते हैं, गोबर खाते हैं और उसको ताज़ा गोबर खाते हैं और उसका ब्रीक बनाते रहते हैं, फिर आगे अपने आप चलते रहते हैं। आगे जिधर उनको खुराक मिलती है उधर को चलती रहती है। इसमें सैलाब देने के लिए जब धूप ज़्यादा होती है तो 2-3 दिन बाद थोड़ा हल्का पानी देना पड़ता है। और ज़्यादा धूप हो, अगर सीधी धूप पड़ती हो इस पर, तो उसके ऊपर घास या पत्तियां वगैरह भी बिछा देनी पड़ती है, जो इसमें डायरेक्ट सीधी धूप ना लगे, ये ज़रूरी होता है। इसमें नमी का खास ध्यान रखना पड़ता है। 2-3 दिन बाद इसको चेक करते रहना पड़ता है। देखा अगर कुछ सूखा हुआ ज़्यादा हो तो इसमें थोड़ी सैलाब दी जाती है, पानी डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा छिड़काव पानी का दिया जाता है। बहुत ज़्यादा सैलाब भी नहीं चाहिए जिससे कीचड़ी बन जाए, उसमें भी केंचुए के लिए ख़राब है। और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। 3 महीने बाद ये केंचुआ खाद तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें इसमें से घास, तिनके वगैरह छान कर अलग करने पड़ते हैं। उसके छानने के लिए हमने इसके लिए मशीन लगाई हुई है, ये छन्नी लगाई हुई है, जिसको मोटर से भी चलती है और हाथ से भी चलती है। जो उसको छान कर अलग कर लिया जाता है, तिनके अलग निकाल लिए जाते हैं, उसमें जो कंकर पत्थर हों उन्हें अलग कर लिया जाता है। उसके बाद छान के जो हमारे पास खाद आती है उसे हम इकट्ठा करके कट्टों में भर देते हैं। वो उसमें सैलाब, उसी सैलाब की अवस्था में ही उसे कट्टों में भरना ज़रूरी है। उसकी सैलाब जो है हर वक्त मेंटेन रखनी पड़ती है। अगर वो सूख जाती है तो तब वो उसकी जो है गुणवत्ता जो है वो ख़राब हो जाती है। एक पीट से है हमें 25 बैग के करीब मिल जाते हैं। मेरे पास 4 पीट लगे हुए हैं, तो 3 महीने में जो है 4 पीट से 100 बैग केंचुआ खाद के निकल जाते हैं। इसके बाद हम कट्टों को जो है भरने के बाद उसे बिना धूप वाले कमरे में स्टोर करते हैं, जहाँ जो है इसके डायरेक्ट धूप ना लगे। एक गोबर गैस भी लगाया है, जिससे हमें खाना बनाने के लिए गैस भी मिल जाती है। और जो उसमें से ये सैलरी निकलती है, गोबर निकलती है, उसकी गुणवत्ता भी और अच्छी बन जाती है। उसको हम मिक्स करके इन केंचुआ खाद के बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारी इसकी गुणवत्ता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केंचुआ खाद बनाने के लिए जो है मेरा सारा खर्चा जो है तकरीबन इसके ऊपर कोई 2.5 से 3 लाख के करीब आया है। शेड बनाने और इसके लिए स्टोर करने के लिए, खाद को स्टोर करने के लिए, और ये जो है गोबर गैस बनाने में, इन सब चीज़ों पर तकरीबन 3 लाख के करीब मेरा खर्चा आया है। और इससे मेरी सालाना इनकम तकरीबन 80 से 1 लाख के आसपास है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देर से लगाए गए गेहूं की फसल में रोग नियंत्रण पर जानकारी। बदलते मौसम में कैसे करें मधुबॉक्स और मधुमक्खियों की देखरेख। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।